रीमा और असद। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा रीमा, अपने जिस्म की नुमाइश ऐसे खुलेआम मत किया करो, खुद को ढककर रखा करो, वरना तुम मुझसे 10 साल छोटी हो, ये मैं भूल जाऊंगा। लेकिन मेरी जान, आज मैं तुम्हें उस हद तक तरसाऊंगा जैसे तुम मुझे अपने सीने के नज़ारे दिखा दिखाकर तड़पाती और उकसाती हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वो असद के हाथों से छूने और छेड़छाड़ करने पर जोर से चीख पड़ी। कितनी ही देर वो उससे माफी मांगती रही और गुजारिशें करती रही। उसकी टाई से हाथ बंधे होने की वजह से वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी और तड़प रही थी। यहाँ तक कि अब जज्बातों की शिद्दतें बढ़ जाने पर वो तड़पने लगी। कुछ देर तक उसे यूं बेबस और तड़पता देखने के बाद आखिरकार असद के दिल में रीमा की हालत देखकर थोड़ा रहम आ ही गया। तभी वो उसके पेट पर हल्के से होंठ रखते हुए उसे अपने होंठों में दबाने लगा। रीमा को लगा कि आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। असद धीरे धीरे उसकी टांगों से ऊपर खींचता जा रहा था और अपना हाथ उसने रीमा को खुश करने में लगाया हुआ था। तभी अचानक उसने रीमा को दांतों से थोड़ा काटा, जिससे वो शर्म भरे दर्द को बर्दाश्त न कर पाई और सिसक उठी थी। उसके जिस्म में जान नहीं बची थी, वो बेजान सी हो गई थी। असद अपने माँ बाप और दोनों बहनों के साथ गांव में रहता था। जब शहर में उसकी कंपनी तरक्की करने लगी तो वो अपने पूरे परिवार को शहर ले आया। उसने अपनी दोनों बहनों की शादियां अच्छे खासे घर में कर दी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई थीं और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थीं। लेकिन उसकी बहनें नहीं चाहती थीं कि वो शहर की किसी स्मार्ट लड़की से शादी करे। उनका मानना था कि शहर की लड़कियां तेज तर्रार होती हैं और कभी भी उनके बूढ़े माँ बाप की सच्चे दिल से सेवा नहीं करेंगी। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वे उसकी शादी गांव की ही एक भोली भाली, कम उम्र मगर खूबसूरत लड़की से करवाएंगी, ताकि वो उनके इशारों पर चले, माँ बाप की सेवा करती रहे और कभी पलटकर जवाब भी न दे। काफी समझाने बुझाने के बाद उन्होंने असद की शादी 17 साल की रीमा से करवा दी। रीमा अनाथ थी और उसकी बहनें उसे अच्छी तरह जानती थीं। उसका एक सौतेला भाई भी था जो उसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार ही उससे मिलता था। असद इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर वो अपने माँ बाप के हुक्म को कैसे टालता। असद एक बहुत फरमाबरदार बेटा था, इसलिए उसने अपने माँ बाप का कहा माना और रीमा से शादी कर ली। मगर रीमा उससे पूरे 10 साल छोटी थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि क्या इतनी छोटी लड़की आज रात होने वाले करीबी रिश्ते से अनजान होगी। मगर जैसे ही वो उसके करीब गया तो उसे मालूम हो गया कि रीमा इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसकी आज की रात की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था और वो भी बुरी तरह मायूस होकर सिगरेट सुलगाने के लिए बाहर बालकनी में निकल गया। उधर रीमा, जो अभी भी अपने हाथों को सहला रही थी, अपने दूल्हे को यूं अकेला जाता देखकर दिल ही दिल में दुखी हो गई। उसकी बहनों ने उसे अच्छी तरह ट्रेनिंग दी थी कि असद को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है, मगर वो पहली ही रात में फेल हो गई थी। उसने मन में ठान लिया कि वो हर हाल में असद को अपना बनाकर रहेगी। सुबह जब वो लोग नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर गए तो उसकी बहनों ने रीमा से सीधे पूछ लिया, बताओ, असद तुम्हारे पास आया था? उसने तुम्हें छूने की कोशिश की? तुम्हारी रात ठीक से गुजरी? जिस पर वो शर्मिंदा होकर और मुंह बनाकर ना में सिर हिला गई। रीमा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, दीदी, वो जो भी मुझसे पूछ रहे थे, मुझे उन बातों का पता ही नहीं था। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी वो मेरे करीब आए, लेकिन वो गुस्से से उठकर बालकनी में चले गए। उसने एक एक बात सच बता दी थी, जिस पर उसकी दोनों बहनें सिर पकड़कर कर रह गईं। अरे, ये क्या कर दिया तुमने पगली? वो जैसा जैसा कहता तुम्हें वैसा वैसा कर देना चाहिए था। अब से हम तुम्हें उसको रिझाने की क्लासेस देंगे, और याद रखना, हम जैसा कहे तुम्हें वैसा ही करना होगा। उसकी बड़ी ननद ने घूरकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो असद तुम्हें छोड़कर शहर की किसी और तेज लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? वो जानती थी कि गांव की लड़कियां अपने हस्बैंड के मामले में बहुत पॉजेसिव होती हैं। नहीं, मैं अपने शौहर को किसी से नहीं बांटूंगी। मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं कैसे अपना शौहर किसी और को दे दूं? वो एकदम रोते हुए बोली। तभी उसकी दूसरी ननद ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, बस फिर जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना, वरना कोई चुड़ैल आएगी और तुम्हारे शौहर को ले उड़ेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, रोती रह जाओगी। समझी तुम? उसने डराते हुए कहा, जिस डर के मारे हाँ में सिर हिलाया था। उसकी नंदें 2-3 दिन वहीं रहीं और उसको जो जो टिप्स बताती थीं उन पर वो पूरी तरह अमल करने की कोशिश करती थी, मगर असद के सामने उससे सब गलत हो जाता था। अब असद भी जैसे पत्थर का हो गया था। वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, जिस पर वो दिल जलाकर रह जाती। वो आखिर ऐसा क्या करे कि उसका शौहर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए? वो रातों को बैठकर यही सोचा करती थी, मगर उसके दिमाग में कोई बात नहीं आती थी। वो बहुत समझदार लड़की थी। न सिर्फ उसके सास ससुर का पूरा ख्याल रखती, उनकी सेवा करती, बल्कि उसके शौहर के लिए भी उसका मनपसंद खाना बनाती, ताकि वो उससे कभी नाराज ना हो, वो खुश रहे और उसे अपने करीब कर ले।
मगर वो क्या जानती थी कि वो उसके लिए अच्छा खाना बनाकर उसे खुश तो कर सकती है, मगर उसकी जिस्मानी ख्वाहिशों का क्या। असद एक जवान मर्द था, उसे अपनी ख्वाहिशों के लिए भी तो कोई चाहिए था जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके और मजे ले सके। मगर वो अपनी इस कम उम्र बीवी से क्या कहता, उसको तो सोचते हुए भी शर्म आती थी। असद ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हुए अच्छा कॉलेज देखकर उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। वहां जाकर उसे एक नई दुनिया का पता चलने लगा था। असद चाहता था कि वो खुद डिग्री हासिल करे और साथ साथ उसे ऐसी चीजों की समझ भी आए जो वो खुद उसको नहीं बता सकता था। उसे कॉलेज जाते हुए 6-7 महीने बीत चुके थे। अब वो काफी बातों के बारे में जान गई थी। उसकी सहेलियां भी बहुत सी बातें करती थी जिसका उसे पहले पता नहीं था, जैसे कि बॉयफ्रेंड की बातें, बॉयफ्रेंड उनको कैसे खुश रखता है, ऐसी बातें। मगर उसका तो शौहर था, उसको भला बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत। हाँ, वो ये सब कुछ अपने शौहर पर आजमा सकती थी। वो यही सोच रही थी। आज उसने सोचा था कि वो घर जाकर कुछ न कुछ तो जरूर नया करेगी जिससे असद उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मगर वो क्या जानती थी कि असद उसकी कम उम्र की वजह से दूसरी लड़कियों की तरफ जाने लगा है। आज वो घर गई तो वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था, जिसे देखकर वो फटी आंखों से उसे देखने लगी। रीमा को ये समझ नहीं आ रहा था कि असद उस लड़की को घर क्यों लाया है। जब वो खुद ही उसके पास गई और डरते डरते सवाल किया, ये कौन है? असद खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है, इसने मेरी बहुत मदद की है। इसका शौहर काम के सिलसिले में बाहर है, इसलिए ये 3-4 दिन के लिए यहीं रहेगी। क्योंकि इनके घर में कल रात ही चोरी हुई है, इसलिए इसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आया। इसके लिए अच्छा सा कमरा तैयार करवा दो, ये 3-4 दिन के लिए हमारी मेहमान बनेगी, उसने रीमा को समझाते हुए कहा। जिस पर वो ना चाहते हुए भी आंसू गले में उतारकर उसके लिए कमरा तैयार करवाने चली गई। काफी देर बाद जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि वो लड़की अभी तक हंस हंस कर असद से बातें कर रही थी और बहुत करीब बैठी थी। उन लोगों का तो सोने का भी कोई इरादा नहीं लग रहा था। असद, कमरा तैयार है और मैंने खाना भी लगवा दिया है, मम्मी पापा बैठे हुए हैं, आप भी आ जाएं खाने के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि ये मुस्कुराहट बनावटी थी, वो अपनी कड़वाहट जाहिर करके असद का दिल खुद से खट्टा नहीं करना चाहती थी। तभी उसको देखते हुए असद ने अपनी दोस्त मेहर को इशारा करते हुए कहा, आ जाओ खाना खाओ आकर। मेहर ने डाइनिंग टेबल पर जाकर उसके मम्मी पापा को हेलो किया और झट से असद के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। रीमा जो खाना सर्व करवा रही थी वो वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई कि आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी जगह पर बैठने की। वो उसके सिर पर खड़ी होते हुए साफ और सीधे लहजे में बोली, ये मेरी जगह है, आप उठकर यहाँ बैठ जाएं। उसका इरादा बिल्कुल नहीं था अपनी जगह किसी और को देने का। तभी असद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हो गया रीमा, एक जगह ही तो है, कुछ नहीं होता अगर तुम साथ बैठ जाओगी, उसने उसकी तरफ देखते हुए डांटते हुए कहा। जबकि उसकी मम्मी भी शक भरी नजरों से उस नई आई लड़की को देखकर बोली जिसके लिए उनका बेटा अपनी बहू को डांट रहा था। असद, वो ठीक ही कह रही है, अपनी जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए, ये तुम्हें भी पता होना चाहिए और तुम्हारी मेहमान को भी। उसकी मम्मी को अपनी तरफदारी करते हुए देख रीमा ने दिल में ही शुक्र अदा किया था। जबकि खुलेआम हुई इतनी बेइज्जती पर न चाहते हुए भी मेहर को उठकर साथ वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा था और रीमा उन दोनों के बीच में बैठ चुकी थी। उसका दिल खुशी से झूम उठा था कि अब वो उसकी जगह नहीं ले पाएगी, मगर ये उसकी गलत फहमी थी। मेहर जो कि काफी देर से असद के साथ काम कर रही थी, उसका दिल असद पर आ गया था, इसलिए अपने शौहर के शहर से जाते ही उसने डकैती का बहाना बनाया और असद के सामने अपने दुखड़े रोने लगी, जिस पर न चाहते हुए भी असद को उसे अपने घर लाना पड़ा। वो चाहती थी कि इन 2-3 दिनों में वो असद को अपना ऐसा दीवाना बना ले कि वो उसके बिना रह ही न पाए और उसके करीब आ जाए। वो उससे ऐसा जिस्मानी रिश्ता बना ले जिससे वो इससे दूर न जा पाए और तब तक वो अपने शौहर को छोड़ देगी और हमेशा हमेशा के लिए असद की हो जाएगी। मगर जैसे ही वो उसके घर आई तो उसने अपने से कम उम्र असद की बीवी को देखा तो उसे अपने अरमानों पर पानी पड़ता हुआ महसूस हुआ। मगर उसे जल्दी ही अंदाजा हो गया था कि असद अपनी बीवी के इतने भी करीब नहीं था। उसने सोचा था कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे असद उसका दीवाना हो जाए, अपनी बीवी रीमा को छोड़कर हमेशा के लिए उसके साथ रहे। इसलिए उसने पहले तो रीमा की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की ताकि उसकी जगह ले सके, लेकिन असद की अम्मी रीमा को शायद ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने उसे वहां से उठा दिया। मेहर ने सोचा, कोई बात नहीं, इस बार चूक गई, लेकिन अगली बार मैं जरूर जीतूंगी। खाना खाने के बाद असद और मेहर अपने बिजनेस की बातें करने के लिए स्टडी रूम में चले गए। रीमा अपने कमरे में परेशान होकर टहल रही थी। उसे ये बात सोने नहीं दे रही थी कि असद उसके साथ ज्यादा समय क्यों नहीं बिता रहा है। रात के 11 बज गए थे पर अभी तक असद ऊपर नहीं आया था। रीमा को गुस्सा आया, वो दबे पांव नीचे गई और देखा कि वे लोग बातें तो काम की कर रहे थे, लेकिन मेहर बहुत ही गलत तरीके से असद पर झुकी हुई थी और उससे कोई फाइल चेक करवा रही थी।
ये देखकर रीमा को बहुत गुस्सा आया। रीमा तुरंत अंदर गई और बोली, असद, आप अभी तक जाग रहे हैं? चलिए न कमरे में, मुझे नींद नहीं आ रही। असद ने उसकी तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहा, मैं काम कर रहा हूँ रीमा, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। जब काम खत्म हो जाएगा मैं खुद आ जाऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। रीमा को ये देखकर दुख हुआ कि असद उसकी बचकानी बातें सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, बल्कि वो मेहर जैसी बोल्ड लड़की की बातें सुनने को बेताब था। असद ने रीमा को फिर से जाने को कहा, अब जाओ, अभी हम काम कर रहे हैं, तुम हमें परेशान कर रही हो। तब मेहर ने ताना मारते हुए रीमा से कहा, लगता है तुम्हारी गांव की बीवी को शहर की बातें समझ नहीं आती, यहाँ से जाने का क्या लोगी मैडम? मेहर की मुस्कुराहट में जीत का खुशी थी, जैसे वो कह रही हो कि तुम उसकी बीवी होकर भी उसे अपना नहीं बना पाई और मैं जल्दी ही उसे अपनी तरफ खींच लूंगी। ये देखकर रीमा बहुत दुखी मन से अपने कमरे में आई। वो बिस्तर पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। उसे अपनी खूबसूरती पर भी गुस्सा आने लगा कि वो क्यों असद को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। वो रोती रही पर असद नहीं आया। काफी देर बाद जब असद कमरे में आया और उसे रोते हुए देखा तो वो परेशान होकर उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ रीमा, तुम क्यों रो रही हो? उसे अच्छी तरह पता था कि वो देर से आया है, इसीलिए वो रो रही है। असद ने प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन रीमा ने उसका हाथ झटक दिया। जाइए आप अपनी उस दोस्त के पास, आप देर तक उसके पास बैठे थे, आप ऐसा क्यों करते हैं? वो रोते हुए बोली। असद ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, मेरी बीवी तो तुम हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूँ? उससे तो बस काम की बातें करनी थी और वे जरूरी थीं। ये कहकर उसने रीमा के बालों में हाथ फेरा। रीमा उसके सीने से लग गई। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, चुपचाप मेरे साथ यहीं सो जाइए, उसने थोड़ा जोर से कहा। असद हंसते हुए उसके साथ लेट गया। वे लेटे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। असद ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने मेहर खड़ी थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। असद ने कहा, क्या बात है मेहर, तुम रात के इस समय? मेहर कांपते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है, असल में मैं अकेले नहीं सो सकती कमरे में। तुम तो जानते हो कल ही हमारे घर चोरी हुई थी, उन लोगों ने मुझे बांध रखा था और उस डर से मैं अभी तक उबर नहीं पाई हूँ। प्लीज, मैं अकेली नहीं सो सकती, तुम चलो न मेरे साथ, थोड़ी देर बातें करना और जब मैं सो जाऊं तो वापस आ जाना। उसने मासूमियत दिखाते हुए असद को अपने जाल में फंसा लिया। जाते जाते मेहर ने असद से कहा, मुझे यकीन है तुम्हारी बीवी को बुरा नहीं लगेगा। असद मान गया और उसने पलटकर रीमा की तरफ देखा। रीमा बड़ी बड़ी आंखें लिए उसे देख रही थी। कोई बात नहीं रीमा, तुम लेटी रहो, तुम तो नहीं डरती ना, मैं अभी थोड़ी देर में इसे सुलाकर आता हूँ। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके मेहर के साथ जा चुका था। मेहर ने जाते जाते रीमा को घूरकर एक बार देखा भी। पीछे रीमा फिर से बिलख बिलख कर रोने लगी। वो क्यों इतनी बेबस थी? रात के 2 बज गए थे पर असद कमरे में नहीं लौटा। रीमा ने हिम्मत की और न चाहते हुए भी मेहर के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला उसने देखा कि मेहर असद की शर्ट के बटन खोल रही था। वो असद के लगभग सीने पर हाथ फेर रही थी और उसके होंठ असद के गालों को छू रहे थे। यह नजारा देखकर रीमा के होश उड़ गए। ये क्या कर रही हो तुम? रीमा गुस्से से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर असद हड़बड़ाकर उठ गया और हैरानी से रीमा को देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने आंखें मलते हुए पूछा। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप मुझे कहकर आए थे कि थोड़ी देर में आ रहे हैं और 2 घंटे से आप इस हालत में इस लड़की के साथ लेटे हैं, आपको शर्म नहीं आती? रीमा गुस्से से कांपते हुए बोली। असद ने हैरानी से अपनी तरफ देखा जहां उसकी शर्ट के सारे बटन खुले थे और सीना दिख रहा था। उसने झटके से उठते हुए मेहर की तरफ देखा जो मासूम बनने का नाटक कर रही थी। मैं सो रही थी असद, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मेरे पास लेटे हो। शायद मैंने समझा कि मेरे शौहर हैं, इसलिए मुझे माफ करना असद। वो आंखों में आंसू भरकर बोली। मेहर की बात सुनकर असद ने बसना में सिर हिला दिया। असद ने हड़बड़ी में कहा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, और तेजी से मेहर के कमरे से बाहर निकल गया। पीछे रीमा हाथों की मुट्ठियां कसते हुए मेहर के पास आई और अचानक उसके सुनहरे बालों को जोर से पकड़कर झटका दिया। खबरदार, मेरे शौहर पर बुरी नजर मत डालना, वो सिर्फ मेरे हैं। अगर तुमने उनको जरा सा भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बालों को काट दूंगी और तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी, समझी तुम? उसे झटका देकर रीमा वहां से चली गई। मेहर गुस्से से अपनी चादर नोचकर रह गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखना मैं तुम्हारे शौहर को तुम्हारी आंखों के सामने कैसे अपना बनाती हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, उसने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लाकर कहा। रीमा जब अपने कमरे में लौटी तो असद पहले से ही वहां मौजूद था और परेशान होकर उसका इंतजार कर रहा था। मेरी बात सुनो रीमा,
उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाइएगा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वो असद का हाथ जोर से झटकते हुए सोने के लिए लेट गई। असद ने महसूस किया कि सोते हुए भी उसका वजूद पूरी तरह से कांप रहा था। यकीनन वो रो रही थी, मगर वो असद से बात करने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। असद ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन आगे से सिर्फ चुप्पी थी। अगली सुबह जब वो उठे तो असद ने देखा कि रीमा उसके पास नहीं थी। वो नाश्ता बनाने के लिए नीचे जा चुकी थी। असद अच्छे से तैयार होकर नीचे उतरा। रीमा नाश्ता टेबल पर लगा चुकी थी और वो सब नाश्ता शुरू करने ही वाले थे। अपनी जगह पर बैठते हुए भी रीमा ने असद से कोई बात नहीं की। असद गौर से उसका चेहरा देख रहा था, क्योंकि वो उससे बात करने के मूड में नहीं लग रही थी। तभी मेहर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, असद जल्दी करो, तुम्हें पता है ना, हमारी जरूरी मीटिंग है। रीमा ये सुनकर अपने होंठ काट कर रह गई। असद मेहर के कहने पर जल्दी जल्दी खाना खत्म करने लगा और मेहर के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। पीछे रीमा का दिल टूट गया। फिर से उसकी आंखों से आंसू झरने लगे थे। वो आखिर किससे मदद मांगती? वो जानती थी कि मेहर कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगी। वो जरूर असद को लुभाने की कोशिश करेगी और उसे अपनी तरफ खींचना चाहेगी। अगर मेहर ने असद को अपना बना लिया तो वो कहाँ जाएगी? यह सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी। तभी उसकी सास ने उसका परेशान चेहरा देखा और उसे अपने कमरे में बुलाया। उस समय उसके ससुर भी कमरे में नहीं थे। सास प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा, मुझे बताओ क्या बात है। ये सुनते ही रीमा ने रोते हुए शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी सुना दी। सास भी यह सुनकर परेशान हो गई। उनका बेटा भले ही सीधा साधा था, लेकिन अगर वो किसी औरत के जाल में फंस जाता तो उसे वापस लाना यकीनन मुश्किल होता। ये ख्याल उनके मन में आया और वो सिर झटक कर रह गई। बेटा, तुम्हें हिम्मत और मजबूती से काम लेना होगा, सास ने रीमा से कहा। तुम्हें असद के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। वो अब तक तुम्हारी तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं हुआ? तुम इतनी अच्छी बच्ची हो। उन्होंने रीमा के माथे को प्यार से चूमा। रीमा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या करूं अम्मी? आप ही बताएं कि मैं क्या करूं जिससे वो मेरे साथ ठीक से जिंदगी गुजारे, मेरी तरफ प्यार से देखे। पर वो तो मुझे देखते ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ मेहर जैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं, जो रात को उनके इतने करीब आई थी और उन्होंने उसको कुछ कहा भी नहीं, माफ कर दिया। उसने शिकायत भरी नजरों से देखा। सास भी परेशान थी। तुम फिक्र मत करो बेटी, हम कुछ न कुछ करते हैं। वो लड़की जब घर आएगी तो हम देख लेंगे, लेकिन बाहर असद उसके साथ अकेला होता है, वहां हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर रीमा उठकर अपने कमरे में आ गई। उसने अब पक्का इरादा कर लिया था कि वो भी सज धज कर तैयार रहा करेगी। जो जो तरीके उसे आते थे वो सब आजमाएगी। पहले वो शर्म के मारे कुछ करने से रुक जाती थी, मगर अब असद ने उसे खुद भड़काया था कि वो बुरी बन जाए, तो वो अब बुरी बनकर दिखाएगी। शाम हो चुकी थी। असद आज वापस नहीं आया। रीमा परेशान थी। रात को अपने सास ससुर को खाना खिलाकर सुला चुकी थी। रात के 12 बजे मेहर और असद घर में घुसे। असद कुछ नशे में लग रहा था, जिसे मेहर ने सहारा दिया हुआ था। जैसे ही वे अंदर आए, रीमा तेजी से उनके पास पहुंची। ये क्या हुआ है आपको? असद, मेरी तरफ देखिए। पर असद उस समय होश में नहीं था। रीमा ने गुस्से भरी नजरों से मेहर को देखा। तुमने उनके साथ क्या किया है? उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? वो इस हालत में तो नहीं आते थे पहले। तुमने ये क्या किया है इनके साथ? वो मेहर को बहुत गुस्से से देखते हुए बोली। मेहर ने चालाकी से उसे देखते हुए कहा, वो क्या है ना, हम लोग एक पार्टी में चले गए थे, वहां असद ने शराब पी ली। तुम तो जानती हो ना, शराब पीकर किसी को होश कहाँ रहता है। और असद ने मुझसे प्यार का इजहार किया। देखना चाहोगी? वो रीमा की आंखों में आंखें डालकर ताने मारते हुए हंसकर बोली। रीमा ने ना में सिर हिला दिया। मेहर ने अपने फोन पर उंगलियां चलाईं और एक वीडियो सामने किया, जहां असद मेहर के ऊपर झुका हुआ था। कभी वो उसकी गर्दन पर होंठ रखता तो कभी उसके होठों को चूम रहा था। यह देखकर रीमा पूरी तरह टूट गई। असद के ऊपर से उसका हाथ छूट गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। मेहर जोर से हंस रही थी। अब बोलो, और भी कुछ जानना बाकी है क्या? उसने रीमा की तरफ देखते हुए ताने मारकर उसे घायल करते हुए कहा। रीमा अपने होंठ काट कर रह गई और बड़ी मुश्किल से असद का बोझ अपने ऊपर लिया। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। रीमा ने जबरदस्ती असद को मेहर के हाथ से छुड़वाया और अपने कमरे में ले गई। पीछे मेहर जल भुनकर रह गई। यह लड़की कैसी है? उसे तो ये सब देखकर यहाँ से चले जाना चाहिए था और असद को मेरे हवाले कर देना चाहिए था, मगर ये बहुत ढीठ लड़की है, ऐसे नहीं मानेगी। मुझे इससे भी कुछ बड़ा करना होगा, जिससे असद पूरी तरह से मेरा हो जाए और ये अपनी आंखों से ये सब देखते हुए खुद असद को छोड़कर चली जाए। वो एक ऐसा प्लान सोचने लगी जिससे बिना कोई बड़ा नुकसान किए उसका काम बन जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
असद ने पहले बातों बातों में महर को बताया था कि रीमा कम उम्र की है, जिसकी वजह से वह अब तक उस पर अपना हक नहीं जमा पाया है और उसकी खुद की भी जिस्मानी ख्वाहिशें हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। महर ने उस वक्त हमदर्दी का नाटक करते हुए कहा था, हम कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। एक बार वो असद के करीब आई और उसके होठों की तरफ झुकी तो असद ने उसे रोका भी नहीं। शायद वो भी यही चाहता था कि उसे किसी वजूद की तलाश थी, लेकिन उसका ज़मीर बार बार उसे ये ताना दे रहा था कि ये एक पराई औरत है, इसलिए उसने महर को झटके से दूर कर दिया। जब वो बिजनेस के काम के लिए एक रेस्टोरेंट गए तो महर ने जानबूझकर असद को ड्रिंक पिला दी, जिस पर वो बेहोश हो गया। तभी उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर महर ने कार में उसके साथ बुरी बुरी तस्वीरें खींच लीं। उसका प्लान था कि वो घर जाकर उसकी बीवी को ये तस्वीरें दिखाएगी ताकि उसकी बीवी खुद असद को छोड़कर चली जाए। मगर यहाँ तो सब मामला ही पलट चुका था। उसकी बीवी ये सब देखकर भी असद को छोड़कर नहीं गई, बल्कि उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। महर को खुद पर बहुत गुस्सा आया। अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने असद को अपना बनाऊंगी। बस कल तक का इंतजार है। अगले दिन असद की बहन ने उन्हें खाने पर बुलाया था। तभी असद का फोन आया कि वो वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाएगा। परिवार के सभी लोगों का वहाँ रात को रुकने का इरादा था, जबकि असद ने कहा था कि वो रात को वहाँ आ जाएगा। मगर रात हो गई, वो अभी तक नहीं आया था। रीमा को ये बात परेशान कर रही थी कि असद वहाँ क्यों नहीं आया था। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। वो आ जाएगा, इतनी परेशान भी मत हो, तुम्हारा ही शौहर है, ननद ने उसे छेड़ते हुए कहा। रीमा ने नामे सिर हिलाया। आप नहीं जानती उस लड़की को, वो मेरे शौहर को पाना चाहती है और वो कुछ न कुछ करके उन्हें हासिल कर लेगी, इसलिए मैं डरती हूँ। रात देर तक जब वो बाहर रहते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं होता। ननद उसे देखकर रह गई। क्या तुम असद से प्यार करने लगी हो, उसने पूछा। रीमा ने आंसू बहाते हुए एक बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा, वो मेरे शौहर हैं, मेरे पास उनके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। यह कहकर उसने कंधे उचका दिए। असद ने जोशीली नशे की आवाज में कहा, ये सब ठीक नहीं है। असद उस वक्त अकेला था। महर ने इसका फायदा उठाया और असद के जूस में एक नशीली दवा मिला दी, जिससे असद बेकाबू होकर उसे अपने पास खींच चुका था। आओ ना मेरे पास असद। वो गोद में बैठकर काली नाइटी में उसे लुभाते हुए बोली, तुम रीमा हो ना, मेरी रीमा। रीमा का नाम सुनकर महर तिलमिला गई, लेकिन उसे उस वक्त अपना इरादा पूरा करना था, इसलिए वो फौरन हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ असद, मैं तुम्हारी रीमा ही हूँ। उसके इतना कहते ही असद ने महर की गर्दन में हाथ डाले, उसे पास खींचा और उसे रीमा समझते हुए उसके नरम होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। महर नाटक करते हुए बोली, प्लीज असद, ये क्या कर रहे हो। मगर अंदर ही अंदर वो चाह रही थी, रुको मत असद, इससे भी आगे जाओ और मुझे अपना बना लो। उसने शुरू में थोड़ा विरोध करने की कोशिश की, मगर अपनी जबरदस्त ख्वाहिशों की वजह से उसने असद के गले में अपनी बाहें डाल दी। अब वो असद के स्पर्श का मजा लेते हुए आहें भर रही थी। उसका वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो एक औरत का घर तोड़ रही है, मगर वजूद का हर अंग कह रहा था कि मैं थोड़ी कर रही हूँ, असद कर रहा है। वो तो खुद उसे रीमा समझ रहा है और उसके करीब आ रहा है। अकेलापन हो, दो जवान वजूद हो और सबसे बढ़कर नशा भी हो तो भटक जाना स्वाभाविक हो जाता है। असद भी बहक रहा था, और क्यों न बहकता, उसे महर जैसी लुभाने वाली औरत का साथ जो मिला था। असद ने अब महर के होठों को किस करते हुए गर्दन तक और वहां से नीचे उसके धड़कनों तक पहुंचना शुरू किया। जैसे ही असद ने नाइटी हटाई, कमरे का दरवाजा जोर से खुला था और अंदर न सिर्फ रीमा बल्कि असद के माँ बाप और बहनें भी आई थीं। दरअसल रीमा महर के फोन से मिली वीडियो देखकर दंग रह गई थी और तभी रात के वक्त अपनी ननद के घर से निकलने लगी थी। उन सब के जाने की वजह पूछने पर रीमा ने सबको एक एक बात बता दी थी। ये सुनकर सब उसके साथ वापस आए थे। महर को अंदाजा नहीं था कि रीमा सबको सच्चाई बताकर अपने साथ ही ले आएगी। अंदर का नजारा देखकर उन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था, और जैसे ही महर की नजर दरवाजे पर पड़ी, वो किसी बिजली के झटके की तरह असद से दूर हुई और जल्दी से खुद को ढकने लगी। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो डर से कांपते हुए बोली। असद ही मेरे करीब आया था, मुझे रीमा समझकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसको कहा भी कि मैं रीमा नहीं हूँ। उसने जल्दी से अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए कहा। तभी असद की बहन ने आगे बढ़ते हुए जोरदार थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दिया। वो एक के बाद एक थप्पड़ बरसाती जा रही थी। कमीनी, क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? तू ही इसकी की जड़ है, क्यों रहने आई है यहाँ? वो उसके बाल पकड़ते हुए बोली, जिससे उसका सिर हिल गया। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, असद ही मेरे करीब आए थे यहाँ पर। वो असद को खुद से दूर धकेलते हुए बोली। असद एक तरफ लड़खड़ा गया, क्योंकि नशा उसके सिर पर चढ़ा हुआ था। उसके माँ बाप गुस्से में चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल चुके थे, क्योंकि वो ये सब नहीं देख सकते थे। रीमा पत्थर की मूरत बनी असद को देख रही थी।
असद की बहन ने पानी का जग लाकर असद के चेहरे पर डाल दिया, जिससे असद को झटके से होश आया और वो अपनी आंखें मसल कर उठा। यहाँ क्या हो रहा है? आप सब लोग क्यों जमा हैं? उसने अपना दर्द से फटा जा रहा सिर पकड़ते हुए कहा। जब उसने मेहर को अपने पास कम कपड़ों में देखा तो वो हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इस हालत में मेरे साथ? उसने उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा। जब उसकी नजर खुद पर पड़ी और उसने सबको देखा तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी बीवी रीमा को देखा, जो उसे हैरानी से देख रही थी। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, भरोसा टूटने का दर्द और प्यार का दुख। असद बेचैन होकर उसकी तरफ बढ़ा अपनी सफाई देने के लिए, मगर रीमा ने ना में सिर हिलाते हुए लगातार कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। नफरत है मुझे आपसे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे धोखा देते रहे और कहते रहे कि मैं छोटी हूँ और दूसरी लड़कियों के साथ मजे लेते रहे। धिक्कार है आपके प्यार पर, आपकी पसंद पर। ये कहते हुए उसने असद के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और अपने कमरे में चली गई। उधर उसकी नंदे मेहर को बालों से पकड़कर उस घर से बाहर निकाल चुकी थी। मेहर रो रही थी, चिल्ला रही थी कि उसे अपने पूरे कपड़े तो लेने दो, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इधर असद लॉन में शर्म से सिर नीचे किए अपने माँ बाप के सामने बैठा था। वो उठने के काबिल नहीं रहा था। उसके पापा ने उठकर आगे आकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और उसकी माँ ने भी यही किया। हमें शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। हमने तुम्हें शहर इसलिए तो नहीं भेजा था कि तुम अपने संस्कार ही भूल जाओ। क्या हमने तुम्हारी यही परवरिश की है कि तुम एक बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दो और दूसरी के साथ बेवफाई करो? हमें अफसोस है कि तुम हमारी औलाद हो। ये कहते हुए वो अपने कमरे में बंद हो चुके थे। असद पीछे अपने आप से पूछ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसने मेहर को अपने करीब आने ही क्यों दिया, जिससे वो उसको नशे की दवा दे पाई। अगर वो उसे अपने कमरे में दाखिल नहीं होने देता तो न वो उसके दिमाग से खेलती और न वो रीमा समझकर उसके करीब जाता। सब कुछ गलत हो गया था। जब वो अपने कमरे में गया तो रीमा वहां नहीं थी, बल्कि गेस्ट रूम में चली गई थी। उसने उससे बात करनी चाहिए। वो दरवाजा खटखटाता रहा, मगर रीमा ने दरवाजा नहीं खोला। प्लीज रीमा, दरवाजा खोलो। रीमा, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो रोते हुए बोला। वो पूरी रात उसके कमरे के बाहर बैठा रहा। अंदर रीमा रोती रही और बाहर असद। सुबह जब रीमा अपने कमरे से बाहर निकली तो असद झटके से उठा। मेरी बात सुनो रीमा, मेरी तरफ देखो तो सही। मैंने खुद कुछ नहीं किया। उसी ने मेरे जूस में नशे की दवा मिलाई थी। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। असद को नजरअंदाज करते हुए रीमा उसके पास से गुजर गई। उसने एक बार भी रुकना जरूरी नहीं समझा। जब असद उसे समय नहीं देता था तो अब रीमा के पास भी अपने कीमती समय में से उसके लिए समय नहीं था। उसने अब अच्छी तरह से सोच लिया था कि उसे असद को कैसे बेचैन करना है। इसलिए वो चुपचाप नीचे चली आई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। उसकी नंदे भी उसे खामोशी से देख रही थी। जब वो नाश्ता लगाकर उनके पास बैठ गई तो उसकी ननद ने कहा, तुम ठीक हो? रीमा ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद असद भी नाश्ते के लिए नीचे आ चुका था और चोरी चोरी सबको देख रहा था जो अपने खाने में बिजी थे। अचानक रीमा की आवाज गूंजी, मुझे आज मार्केट जाना है, क्या आप मुझे ले जाएंगी? उसने नंदों की तरफ देखते हुए कहा। ये शायद पहली बार था जब उसने किसी से कोई मांग की थी। ननद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम चलते हैं आज और रात को देर से घर आएंगे। ये कहते हुए वो रीमा को साथ लेकर चली गई। वो ये अपने भाई को दिखाना चाह रही थी। सुबह से शाम होने को आई मगर वो वापस नहीं आई। असद अब बहुत परेशान था। आज तो वो ऑफिस भी नहीं गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर वो ऑफिस कैसे जाता? उसका दिल बेचैन था। उसका दिल बार बार रीमा के बारे में सोच रहा था कि न जाने वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। वहां अपनी ननदों के साथ जिस लड़की को उसने देखा था वो यकीनन रीमा ही थी, मगर वो इतनी बदली हुई कैसे लग रही थी। रीमा ने अपने लंबे बाल कटवाकर कंधे तक छोटे करवा लिए थे। स्टाइलिश कटे बाल उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ब्यूटी पार्लर से मेकअप करने के बाद उसका चेहरा और भी निखरा था और शॉर्ट शर्ट और पटियाला सलवार में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे इतने बदले रूप में देखकर असद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसके पास जाना चाहा मगर रीमा ने उसे नजरअंदाज किया और वहां से चली गई। उसकी नंदे हंसते हुए अपने माँ बाप से मिली और वहां से जा चुकी थीं। उस रात को जब वो कमरे में गया तो रीमा अब भी वहां नहीं थी। उसने गेस्ट रूम में जाना चाहा तो वहां का दरवाजा लॉक था, जिस पर वो मन महसूस कर रह गया। अब ऐसा रोज होने लगा। वो सज सवर के उसके सामने से गुजरती थी। उसका मन करता था कि उसे छू ले, मगर वो उसकी तरफ देखे बिना ही पास से निकल जाती और असद गुस्सा दबाकर रह जाता। उसका बहुत दिल करता कि उसके करीब जाए, मगर वो उस पर एक नजर भी नहीं डालती थी। 1 महीना ऐसे ही बीत गया था।
अब तो असद बेचैन मछली की तरह रीमा के करीब आने के लिए तड़प रहा था। एक दिन जब वो नाश्ते के लिए जाने लगा तो उसके माँ बाप टेबल पर नहीं थे। यकीनन वे जल्दी नाश्ता करके जा चुके थे। कुछ ही देर बाद रीमा दुपट्टा लहराते हुए रसोई से निकली। उसने असद के आगे झुककर खाना रखा। उसकी कमीज का गला बहुत गहरा था, जिसे देखते हुए असद की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। आखिर उसने ये कैसा ड्रेस पहन रखा था? पहले तो रीमा की कमीज का गला गर्दन तक बंद रहता था, मगर आज उसका गला देखकर असद को बेचैनी महसूस हुई। उसके खुली धड़कनों पर नजर पड़ते ही उसने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी, जिससे उनकी प्यास और बढ़ गई। उसका दिल उसके करीब जाने को मचलने लगा। उसने रीमा को देखना चाहा, पर वो नाश्ता रखकर जा चुकी थी। कमर मटकाते हुए उसकी हर अदा को असद गौर से देख रहा था। दोपहर को भी वह काम खत्म करके जल्दी ही घर लौट आया। जब रीमा उसे खाना दे रही थी तो खाना देते हुए वो कई बार उसे अपनी अदाएं दिखा चुकी थी, जिस पर वो बेचैन हुआ। ऐसा कई दिनों तक चला। वो रोज ये महसूस कर रहा था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे बात करे या कुछ कहे, क्योंकि अब तो वो उसे बिल्कुल भाव भी नहीं देती थी। यह बात उसे बहुत तकलीफ देती थी। वो उससे कितनी बार माफी मांग चुका था, मगर वो सिर झटककर वहां से चली जाती, जैसे उसकी बात की कोई अहमियत ही ना हो। अब वो किसी प्यासे की तरह घूमता रहता था। एक दिन फर्श पर पानी की फिसलन की वजह रीमा फिसल गई और सीधा असद की गोद में गिरी। छोड़िए मुझे, वह धीरे से बोली, मगर असद उसकी नरमी महसूस करने में इतना खो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब उसके होठों की तरफ झुक चुका था। रीमा उसे पीछे धकेलने लगी, मगर ये सब करना उसके बस की बात नहीं थी। वो उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो उसे खुद में समा लेना चाह रहा था। झटके से रीमा ने उसके होठों पर काट लिया, जिससे वो करहाकर उसे छोड़ गया। खबरदार, जो मुझे भी अपनी उस मेहर की तरह समझा। रीमा उसे मेहर का ताना मार चुकी थी, जिस पर असद गुस्सा दबाकर रह गया। अगले दिन संडे था। असद नीचे आया तो रीमा कहीं नजर नहीं आई। वो पूरा घर देख चुका था, मगर वो कहीं थी ही नहीं। अब जब असद उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो फिर वो उसे क्यों तड़पा रही थी? अपने माँ बाप से पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो मुंह फुलाए बैठा था। कई घंटे बीत गए। जब दोपहर को उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया रीमा कहाँ है, आ गई उसकी याद। क्या ये भी याद है तुम्हें कि वो भी तुम्हारी ही बीवी है? वाह! माँ के ताने पर वो होठ चबाकर रह गया। बाहर गई है घूमने, आ जाएगी। उसका बेचारा सा मुंह देखकर माँ खुद ही बोली। किसके साथ? उसने आंखें सिकोड़कर पूछा। तुमसे मतलब? आएगी तो पूछ लेना, कहकर वो वहां से चली गई। असद बेचैन होकर उसका इंतजार करने लगा। रात के 9 बज चुके थे और असद बहुत परेशान हो चुका था। अचानक एक गाड़ी गेट के अंदर पहुंची और वे दोनों गाड़ी से बाहर निकले। असद गुस्से से भरा वहीं रीमा का इंतजार कर रहा था। उसे एक लड़के के साथ इतनी रात को आता देख उसका गुस्सा बेकाबू हो गया था और वो तेजी से उन तक पहुंचा। कहाँ थी तुम सुबह से? न मेरा फोन कॉल उठा रही थी, न ही मैसेज का जवाब दे रही थी और फोन भी बंद कर दिया। मैं इसकी वजह जान सकता हूँ। और ये कौन है, बताना पसंद करोगी? उसने धमकाने वाले अंदाज में रीमा से पूछा। नहीं, एक शब्द के जवाब के साथ रीमा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। असद जलकर राख हो गया था। उस लड़के को अचानक हंसी आ गई, मगर असद की गुस्से भरी नजरें खुद पर महसूस करके वो डरकर हाथ खड़े करके रह गया। असद गुस्से से लाल था। रीमा, क्या हो गया तुम्हें? मना किया था न मैंने, सिर्फ लड़कियों को ही दोस्त बनाना, और किसी लड़के को तो बिल्कुल दोस्त नहीं बनाओगी तुम। फिर तुम इस अनजान लड़के के साथ इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? असद ने उस लड़के को गुस्से भरी नजरों से देखा। लेकिन आप किस हक से मुझे मना कर सकते हैं असद? न तो आप मेरे पापा हैं, न भाई, और बीवी तो आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते। इसलिए मैं जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ बाहर जा सकती हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, और उसका नाम उमैर है। रीमा उस लड़के की तरफ इशारा करते बोली। उसकी बगावत पर असद को बहुत गुस्सा आया और उसने रीमा का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो तुम? अपनी बात का मतलब जानती हो? उसने रीमा की आंखों में आंखें डालकर कहा। वही जो मेरा दिल कह रहा है, और वैसे भी आपको तो अपनी मेहर के साथ होना चाहिए। उसने गलती से आपको यहाँ मेरे पास आने की इजाजत कैसे दे दी? कहीं आप उससे छिपकर तो नहीं मिलने आते मेरे पास? क्योंकि अब तो आपको रात को उससे डर लगता होगा। रीमा ने भी तेजी से जवाब दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? भला मैं उससे पूछकर क्यों जाऊंगा? और वो हमारे बीच में कहाँ से आ गई? घर से निकाल तो दिया था उसे, भूल गई तुम? तब से मैं उससे आज तक नहीं मिला, और मैं अपनी मर्जी से यहाँ सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम इसके साथ बाहर घूम रही हो। असद ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। तो आप भी तो देर रात तक बाहर रहते थे, मेरा फोन भी नहीं उठाते थे। क्या मेरे मैसेज का जवाब दिया था आपने? उस दिन जब मैंने रात 2 बजे तक इंतजार की घड़ियां गुजारी, आप तो उसकी बाहों में मजे ले रहे थे।
रीमा ने भी उसकी आंखों में देखकर ये बात कही थी। उस बात पर असद चुप हो गया, क्योंकि उस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी, अब मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी के साथ समय बिता सकते हैं, मैं भी बिता सकती हूँ। जैसे आज उमैर मुझे फिल्म दिखाने ले गया था, फिर हमने कैंडल लाइट डिनर किया और ढेर सारी शॉपिंग की। और यकीन मानिए, ये आपसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। हर किसी को उनके जैसा होना चाहिए। वो असद के दिल पर चोट करती हुई बोली, जिससे असद तड़प उठा। रीमा, असद ने उसे जोर से हिलाकर कहा। रीमा झटके से उससे दूर हुई। प्लीज, आप अपनी उस दोस्त के पास जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होगी। और वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत शाम गुजार कर थक चुकी हूँ और मुझे फ्रेश होना है। जाइए। और हाँ, उमैर को ड्रॉप कर दीजिएगा। वो अपने दिल को दबाते हुए खुद को और असद को आग में झोंकती हुई अंदर चली गई और फौरन कमरे में बंद हो गई। आज वो ये सब कैसे कर पाई थी? क्या वो गांव की रीमा ही थी? उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। वो शॉपिंग बैग्स अलमारी में रखती हुई नहाने के लिए गई, क्योंकि खुद को कंट्रोल करने का उसे कोई और तरीका नजर नहीं आया। अब असद को तड़पाने में उसे मजा आ रहा था। रीमा हंसते हुए बोली, अब देखिए असद, मैं क्या करती हूँ। उसके जाने के बाद असद और उमैर अकेले रह गए। उमैर ने कहा, मेरे ख्याल से अब आपको भी चले जाना चाहिए, क्योंकि उसने साफ लफ्जों में आपको जाने को कह दिया। असद गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। उमैर ने उसे सीधा किया। सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। मुझ पर अपना गुस्सा निकालने की बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए कि आपने कब कब उस मासूम का दिल दुखाया। अगर उसके साथ जिंदगी बितानी ही नहीं थी तो शादी क्यों की? क्यों उसे उम्मीद दिलाई? इतने महीने उसने आपकी मोहब्बत का इंतजार किया और उसे क्या मिला? कुछ नहीं। इसलिए आपको भी उससे सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है। उमैर असद को सच्चाई का आईना दिखाकर चला गया। असद अब समझ चुका था कि रीमा किस बात पर नाराज है, लेकिन ये तय था कि उसे उमैर के साथ रीमा का घूमना और उसकी ये मनमानी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। रीमा नहा रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई। उसने जल्दी से शावर बंद किया, हड़बड़ी में टॉवल लपेटा और अंदाजे से बाहर निकली। उसे परेशानी हुई कि अब तक किसी ने जनरेटर ऑन क्यों नहीं किया। टॉवल उसके घुटनों तक आ रहा था और गीले बाल उसके चेहरे से चिपके थे। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो झटके से पलटी तो असद को पीछे देखकर उसकी चीख निकल गई। असद ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से सटाते हुए चुप किया। शौहर हूँ तुम्हारा। चीख क्यों रही हो? दीवार से टकराने की वजह से टॉवल खिसकने लगा था। आखिर तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो? उसके हर लफ्ज में शिद्दत थी, जिसे वो रीमा पर जाहिर कर रहा था। असद, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में इतनी रात को कैसे आ सकते हैं, वो भी इस हालत में? निकलिए यहाँ से। वो असद के सामने अपनी हालत देखकर बहुत शर्मिंदा थी। क्यों नहीं आ सकता? तुम पर सिर्फ मेरा हक है। फिर क्यों दूर रहूं? आखिर बीवी हो तुम मेरी। वो उसके चेहरे के करीब आया और उस पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी। रीमा किसी डरे हुए पंछी की तरह कांप कर रह गई। असद खुद नहीं जानता था कि वो रीमा को इस हालत में देखकर क्यों खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेहर को देखकर भी उसे ऐसा बेकाबू होने का एहसास नहीं हुआ था। रीमा ने चीखकर कहा, पहले कहाँ थे आप? शादी की रात तो दुत्कार दिया मुझे, अब क्यों आए हैं? अब उमैर को देखकर जेलस होने लगी है क्या? वो जानबूझकर किसी और का जिक्र करके असद को पागल कर रही थी। असद ने गुस्से से उसका मुंह दबाते हुए कहा, कौन है वो? बोलो। मेरे करीब आने का और मुझे पाने का हक सिर्फ आपको है, लेकिन उमैर से मेरा गहरा रिश्ता है। आपकी वजह से मैं उससे रिश्ता तोड़ नहीं सकती। रीमा की इतनी सख्त बातें असद को जला रही थी। उसके दिमाग में काम करना बंद कर दिया कि वो कैसे किसी और को ये हक दे सकती है। अच्छा, ऐसी बात है तो अगर मैं तुम पर अपनी नजदीकी का निशान छोड़ दूं तो क्या वो तुम्हें अपनाएगा? वो रीमा के होठों को देखते हुए बिना सोचे समझे बेकाबू होकर झुका। क्या हो गया आपको? उमैर भाई है मेरा। जैसे ही वो उससे अलग हुआ, असद को होश आया। क्या? ये क्या कह रही हो? वही जो सच है, मगर आप पहले दूसरों पर धौंस तो जमा ले। इतनी देर से तुम मुझे जला रही थी। वो आईब्रो उचकाते हुए बोला। क्यों? आप मोमबत्ती हैं जो जल जाएंगे? वो अपने बाल लहराकर उसके मुंह पर मारती बोली। इधर देखो मेरी तरफ। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूँ। जानता हूँ गुनाह हो गया मुझसे, मगर मैं बेहोशी की हालत में था। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ तुमसे, ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज ऐसा सुलूक मत करो मेरे साथ। वो पछतावे भरे लहजे में बोला, जब वो दबे होठों से मुस्कुराई। माफ तो वो उसे कब का कर चुकी थी, मगर एहसास दिलाना तो बाकी था ना। अभी तो मैंने लापरवाही बरतनी शुरू की है और आपकी बस भी हो गई।
वो उसे कमरे से बाहर धक्का देते बोली, यार अब इतनी सजा तो मत दो। रीमा, आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो फिर मनाइए मुझे, मेरा दिल जीतिए। यह कह के वह उसे मुश्किल में डाल गई। तो फिर क्या था, वो रोज उसके लिए माफी के गुलदस्ते लाता, कभी कोई ड्रेस तो कभी कोई ज्वेलरी, मगर वो मानती ही नहीं थी। उल्टा उसे डीप गले पहन पहन कर उकसाती। उसकी जज्बात की शिद्दत से असद के मुंह से धुएं निकल आते। अभी वो उसके सामने ब्लैक नेट की डीप गले वाली साड़ी पहनकर आई, नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा था। उसका नाजुक वजूद अपनी ओर खींचने वाला था। कम से कम जब मेरे सामने आओ तो नीचे कुछ पहनकर आया करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे छोटी हो। ऐसे ही पटक दूंगा बेड पर जाकर। वो नाक फुलाते बोला। जब वो एक अदा से कमर से बाल हटाते, अपनी बैकलेस कमर दिखाते बोली, तो रोका किसने है? वो आंखें मीचते बोली, तो असद की इंतहा बस यहीं तक थी। अगले ही पल वो उसे बाहों में भरते कमरे में ले गया था और बेड पर जा पटका। उसका इस तरह अपने वजूद को उसके सामने बयां करना असद को दीवाना बना देता था। कमर पर सिर्फ ब्लाउज की हुक रुकावट थी। वो हर तरह आज उसे घायल करना चाहती थी, इसलिए अपने महबूब को अपनी तरफ आकर्षित करने की भरपूर तैयारी कर रखी थी उसने। मगर दिल में अभी भी एक डर था, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। मगर असद अब सिर्फ उसका है, इस बात का यकीन उसे हर पहलू से असद ने अपने हर एक कर्म से दिलाया था। मेरी जान, मेरी रीमा। उसने लपक कर उसे बाहों में भर लिया और झुककर उसके होठों पर होंठ रखे। क्या अब तो तुम सिर्फ मुझे अपना मानती हो ना? मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ रीमा, और किसी से नहीं। मेरा यकीन करो। उसकी दिल को छू लेने वाली बात पर रीमा तड़प उठी थी। मैं सिर्फ आपकी हूँ असद, मेरे वजूद पर सिर्फ आपका हक है। वो उसके करीब हुई। रब का जितना शुक्र करूं उतना कम है, जिसने मुझे तुम जैसी बीवी से नवाजा। आई एम सो लकी। वो अपना भारी हाथ उसकी कमर पर रखते बोला, यह क्या कर रहे हैं? वो अनजान बनने का नाटक करते बोली। जब असद ने खींचकर उसे अपने करीब किया, तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है, तो इस संगमरमर से तराशे जिस्म को मैं महसूस क्यों न करूं? कितना कहा था, ये जिस्म की नुमाइश मत किया करो, खुद को ढक कर रखा करो रीमा, वरना तुम्हारा मुझसे छोटा होने का भी मैं लिहाज नहीं करूंगा। लेकिन आज मेरी जान, तुम्हें मैं तरसाऊंगा, जैसे तुम मुझे अपने सीने के नजारे करवाकर तरसाती और उकसाती हो। वो उसके हाथ अपने टाई से बांधते बोला, नहीं प्लीज ऐसा मत करे, मैं मर जाऊंगी। वो असद के उसके वजूद से छेड़छाड़ करने पर चिल्लाई और कितनी ही देर वो उसकी मिन्नत करती रही। उसकी टाई से बंधे हाथ की वजह से वो छटपटा भी नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि अब उसने जज्बात की शिद्दतों के बढ़ जाने पर तड़पना शुरू कर दिया। कुछ देर उसे तड़पता देखने के बाद आखिरकार असद को रीमा की हालत पर तरस आ ही गया। तभी वो उसके पेट पर होंठ रखते उसे अपने होठों में दबाने लगा। उसे लगा आज उसका दम ही निकल जाएगा। ऊपर करता जा रहा था और अपना हाथ उसने रीमा को मशहूर करने में लगाया हुआ था, जब अचानक उसने रीमा को दांतों से काटा कि वो लज्जत भरा दर्द बर्दाश्त करते सिसक उठी। जिस्म बेजान सा हुआ और वो अपने होठों से उसकी दहकती गर्दन को छूने लगा। असद का स्पर्श पाते ही रीमा की सांसें भारी होने लगी। असद ने उसकी साड़ी का पल्लू सरकाया। भारी सांसों की वजह से ऊपर नीचे होती धड़कने एक दिलकश मंजर पेश कर रही थी। अब उसके सीने पर झुककर शिद्दतें लुटाने लगा, जबकि रीमा भी आंखें बंद करके सुकून से असद की नजदीकी महसूस करने लगी। उसको बेड पर लेटाकर वो उसकी धड़कनों पर अपना प्यार लुटाता। हाथों ने दोबारा हुक खोलकर उसके वजूद के उतार चढ़ाव बयां कर दिए, जिसने उसे पागल कर रखा था। उसके हाथों ने हुक खोल दिया, जिससे उसका पूरा वजूद सामने आ गया। इस नज़ारे ने असद को पागल कर दिया था। वो छूकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। रीमा की आहें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वो जोर से तड़पने लगी और असद ने धीरे धीरे उनके बीच के सारे पर्दे हटा दिए और उससे एक हो गया। आज उसने अपनी बीवी को पूरी तरह से पा लिया था, जो उसके लिए अपना गांव छोड़कर आई थी और अब उसकी जान बन गई थी। अगली सुबह जब वे दोनों नाश्ते के लिए आए तो उसकी माँ उन्हें देखकर समझ गई थी कि उन दोनों का रिश्ता अब और पक्का हो चुका है। आगे से अगर तुमने मेरी बेटी को जरा भी रुलाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ ने असद को डांटा, जिस पर उसने सिर झुका लिया। अब तो उसके बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। कोशिश करूंगा कि उसकी आंखों में आंसू न लाऊं, पर यह तो मुश्किल है। उसने रीमा का हाथ टेबल के नीचे से थामा। रीमा एकदम शर्मा गई और छिपकर उसे घूरने लगी। अब हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं और सिर्फ वो दोनों थे और उनका खूबसूरत आशियाना था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले।